हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय यानी केबीएस के पीजीटी हिंदी के सिलेबस के ऊपर। अगर हम पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस को ठीक से जान जाते हैं तो इसका मतलब लगभग 50% हम उस परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है वो कितना बदला है और उसमें कितना नयापन आया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 16 नवंबर 2022 को केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक नोटिस निकली हुई है जिसमें इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के अंतर्गत एक बदलाव को लेकर ये नोटिस निकली हुई है जो कि एग्ज़ाम आप लोगों का एलडीसीई कराने जा रहा है। तो उसमें सिलेबस को लेकर कुछ यहाँ पर सुधार किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों को स्वीकार करते हुए नीचे आप देख रहे हैं कि पूरा सिग्नेचर किया गया है। ठीक है, तो ये नोटिस है यानी कि जो पहले सिलेबस था उसमें से कुछ बदलाव किया गया है। शुरू-शुरू में आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल का जो भी रिक्रूटमेंट होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में पूरा बताया गया है और पूरा कई पार्ट्स में इसको रखा गया है और मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स यहाँ पर 40% बताया गया है। तो ये प्रिंसिपल का हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसी तरीके से वाइस प्रिंसिपल का भी एग्ज़ाम अगर आप कोई देना चाहता है तो उसका भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। क्योंकि इसको मैं केवल इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हम पीजीटी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नया सिलेबस है केंद्रीय विद्यालय द्वारा और कुछ इसके परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव आया हुआ है। तो जो हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रो एलडीसी के बारे में बात कर रहे थे, तो पहले हम स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार ये एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। यहाँ पर लिखा गया कि लिखित परीक्षा होगी, रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, 180 मार्क्स का होगा और 180 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी कि इस तरीके से 180 सवाल होंगे और 180 नंबर के होंगे और कुल यहाँ पर समय दिया गया है 180 मिनट। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय पीजीटी का, तो 180 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 180 आपके नंबर भी हैं, 180 क्वेश्चन भी रहेंगे और 180 मिनट का टाइम भी रहेगा। ठीक है, यानी कि ये लगभग 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब जो अ क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे उनका भी विभाजन यहाँ पर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पार्ट वन में जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का सवाल रहेगा। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट किए गए हैं। यानी कि पार्ट 1 के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेंगे और इन 20 क्वेश्चन में 2 तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य जानकारी से रहेंगे और रीजनिंग से रहेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। पार्ट सेकंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से सवाल रहेंगे जो कि 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और इस पार्ट को भी करीब 5 भागों में बांटा गया है जिसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स 10 क्वेश्चन रहेगा, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग ये भी 10 क्वेश्चन रहेगा, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट ये भी ये 3 मिलाकर इसमें देख रहे हैं कि 20 क्वेश्चन है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। यानी कि अगर आप सी-टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके पाठ्यक्रम से ये पूरा यहाँ पर मिलता-जुलता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 3 पूरा डिपेंड है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के ऊपर जो कि 120 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि जिस 180 क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे थे उसमें से 60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग पर आधारित रहेंगे जो कि 2 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, उसी में आपका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप शिक्षा और जो भी नेतृत्व टाइप का जो सी-टेट का एक पेपर आप
तैयारी कर रहे होंगे तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, 60 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर एजुकेशन और लीडरशिप का, और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे। इस तरीके से 180 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये परीक्षा केवल हिंदी विषय पर ही आधारित नहीं है, जैसा कि हम यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी हायर एजुकेशन इत्यादि की तैयारी करते हैं, तो अ, विषय का इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, खास तौर से अगर हम यूपी पीजीटी और टीजीटी की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में पूरा डिवाइड किया गया है 180 क्वेश्चन। उसमें 3 पार्ट बनाए गए हैं, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप का, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस का। और एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये इंटरव्यू इसमें नहीं है, नो इंटरव्यू, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यानी कि आपका चयन क्या होगा, केवल लिखित एग्जाम के ऊपर ही होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले इंटरव्यू इत्यादि होता था तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन अब आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो पूरा लिखित एग्जाम के मेरिट के ऊपर ही किया जाएगा। तो एकदम सीरियसली आपको तैयारी करना है। नीचे दिया गया है कि मिनिमम 40% मार्क्स आपको क्वालिफाइंग करने हैं, 40% मार्क्स आपको लाने हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर 40% नहीं ला पाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन में भी नहीं होगा और आपको मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। अब 180 में 40% कितना होगा, इसको आप काउंट कर लीजिए। अब आप को हम बताएंगे कि जो भी ऊपर बताया गया है कि किस तरीके से एग्जाम होगा, उसका सिलेबस दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस दिया गया है। अ, पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, 20 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसमें भी दो तरीके का है कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब अब सामान्य तौर पर जो रीजनिंग आप पढ़ते हैं कि कुछ सवाल रहते हैं। ठीक है, और उसमें संबंधों पर आधारित सवाल रहते हैं, कुछ तर्क वितर्क पर आधारित सवाल रहते हैं। ठीक है, तो वो रीजनिंग वाला सवाल आप एक बुक खरीद लीजिएगा उसकी, और जनरल अवेयरनेस आपको सामान्य रूप से तैयार देखना है इसमें कि पार्ट 2 में जो भी है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जो कि 40 मार्क्स के आएंगे, उसमें ए बी सी डी इस तरीके से दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 5 भागों में है। तो इसका सिलेबस, पार्ट 2 का सिलेबस आपको काफ़ी कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि 40 नंबर का ये है और इसका सिलेबस भी लंबा चौड़ा दिया गया है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि सी टेट के सिलेबस से थोड़ा ये मिल रहा है। यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का दिया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्यूरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। ठीक है, दूसरा है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, डिवाइड टेस्ट, पूरा इंग्लिश में दिया गया है ये सब। ठीक है, तो विकास को ध्यान में रखते हुए कि एक जो सीखने वाला है लर्नर, यानी जो छात्र है, विद्यार्थी है, उसका कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए। और दूसरा यहाँ पर दिया है अंडरस्टैंडिंग एडोलेंस नीड्स चैलेंज, चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, इम्प्लीकेशंस एंड फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो कैसे समझ को विकसित कर सकता है, उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये सब। इसके बाद रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाले हिस्से में है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉन्क्रीटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू दियर इम्प्लीकेशंस। तो ये टीचिंग लर्निंग की क्रम में ये बिंदु दिया गया है। द रोल ऑफ टीचर, शिक्षक का क्या रोल है। द रोल ऑफ लर्नर, सीखने वाले छात्र या फिर विद्यार्थी का क्या रोल रहा है। नेचर फॉर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट और टीचर का क्या संबंध रहा है उसके बारे में। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक है, और शिक्षण की जो भी पद्धतियाँ रही हैं। क्लासरूम एनवायरनमेंट्स, जो कक्षा का वातावरण है उसका क्या है।
ठीक है, तो अ, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो भली बात है, इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसी में दिया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड दियर इम्प्लीकेशंस, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। इधर अगर आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान का नाम आप जरूर सुने होंगे अगर आप बीएड इत्यादि किए होंगे, बीटीसी, तो उसमें इसका यूज ज़्यादा होता है। तो कहीं न कहीं पूरे एक हिस्से को रखने का प्रयास किया गया है आपके जो भी आपने ट्रेनिंग किया है, बीटीसी, बीएड किया है, ठीक है? डीएलएड भी जब आप करते हैं तो ये सब पढ़ाया ही जाता है उसमें। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये है। अगला पॉइंट है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का है, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन पर्पज टाइप्स एंड लिमिटेशंस, कंटीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टूल्स। तो कुल मिलाकर जो भी एक अच्छी शिक्षण पद्धति है उसको ध्यान में रखते हुए पूरा ये सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, मीनिंग, पर्पज एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच, इंचेंसिंग teaching learning process, classroom observation and feedback, reflections and dialogues as a means of constructive teaching। तो वही है स्टूडेंट शिक्षक का जो आपस में संवाद है और जो भी शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया है उसका जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स कैसे अ, बताता है, इन सारी चीज़ों को लेकर है। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे कि सीटेट में पढ़ेंगे तो उसमें मैं भी एक दिन पढ़ रहा था ऐसे ही, तो देखा कि पूरी ज़िम्मेदारी शिक्षक के ऊपर है। यानी कि शिक्षक के ऊपर पूरा निर्भर करता है कि वो खराब से खराब स्टूडेंट्स को भी कैसे अच्छा कर सकता है और अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को कैसे खराब कर सकता है। पूरी ज़िम्मेदारी टीचर्स के ऊपर थी उसमें। हर प्रश्न का जवाब टीचर्स पर ही निर्भर था, टीचर्स को रे लेकर ही था। ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है शिक्षक का। तो ये सिलेबस भी कुछ उसी तरीके से बनाया गया है जिससे कि आप किसी केवल सब्जेक्ट को याद करके ऐसे नहीं शामिल हो सकते हैं। इसमें बड़ा लंबा-चौड़ा सिलेबस दिया गया है, इसलिए सतर्क रहकर इसकी तैयारी करना है। अगला पॉइंट यहाँ पर सी दिया है क्रिएटिंग कंडक्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि छात्र का जो वातावरण है सीखने का, उसके बारे में है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, implications of disability as social construct, type of disability, their identification and intervention, concept of school mental health, addressing the uh, curative, preventive and promotive डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ, मानसिक विकास को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर विद्यार्थियों के क्या होना चाहिए, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए विद्यार्थी का, पूरा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेज। अगला है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, कि जो भी शिक्षण संस्थान है और लीडरशिप के बारे में पूरा आपको ध्यान में रखना है। लीडरशिप एज रिफ्लेक्टिव practitioner, team builder, initiator, coach and mentor, perspective on school leadership, instructional, distributed and transformative, vision building, goal setting, creating a school development plan, using school process and forum for strengthening teaching, learning, annual calendar, timetable। ठीक है, पेरेंट्स टीचिंग फोरम, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है इस समय तो लगभग छोटे छोटे और बड़े से बड़े जगहों पर इस तरीके का भी पैटर्न अपना अपना लिया गया है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो अ, उनके उनसे संबंधित जो भी आप गतिविधियां देखते होंगे स्कूल से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को आपको व्यवहारिक रूप में भी ध्यान में रखना है कि अ, वो सब फालतू में नहीं है, बल्कि उनको ध्यान में रखना है, आपकी परीक्षा में यूज में आ सकते हैं।
ठीक है। क्रिएट क्रिएटिंग पार्टनरशिप विथ कम्युनिटी इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी इससे रिलेटेड बुक्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। अरिहंत की बुक्स मैंने सीटेट के लिए देखा था, तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ पर। और अ, अगर कोई और अच्छा पब्लिकेशन है, खासतौर से मैंने ऑनलाइन एक देखा हिमांशी सिंह का, कि इस चीज़ से रिलेटेड उनका वीडियो लेक्चर काफ़ी आप लोगों को, जैसे पेडागोजी के बारे में देखिए बात मैं करने जा रहा था, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेट्स लर्नर करके उस चैनल का नाम है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मुझे लगा कि बता दें। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यहाँ पर देखिए रोल ऑफ एजुकेशन इन अचीविंग अचीविंग एम्स एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, जो भी लक्ष्य है शिक्षा का उसको प्राप्त करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो करिकुलम आया हुआ है, और पेडागोजी इन स्कूल्स के बारे में पूरा दिया है। होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके पूरे ड्राफ्ट को आप पढ़ जाइए ठीक से। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, ठीक है। प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज। ठीक है, देखिए एंड national policies in education with special reference to school education, school curriculum principles, perspective learning and knowledge, curriculum areas, school stage, pedagogy and assessment। तो ये भी पेडागोजी से रिलेटेड पूरा आपको ध्यान में रखना है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, खासतौर से नई शिक्षा नीति और पेडागोजी, तो जो मैंने चैनल बताया उसको जाकर आप देख सकते हैं, पहले से भी आप जानते होंगे। अब आ गया यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये पूरा सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन और कुछ वर्ड्स को पढ़ने में मुझे भी दिक्कत आ रही हो, तो उसको बहुत ध्यान में नहीं रखना है। बस मेरी कोशिश थी कि आप सिलेबस ऑफ स्कीम, जो भी सिलेबस एग्ज़ाम का सिलेबस है, उससे परिचित हो जाएँ और ये जान जाएँ कि कितने मार्क्स का कहाँ से सवाल आ रहा है, कितने मार्क्स का कहाँ से सवाल आ रहा है, और उसका सिलेबस क्या है। इस सिलेबस को हम पीडीएफ के थ्रू आपके टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, जिससे कि आप आराम से पढ़ लें। और कुछ-कुछ क्योंकि पढ़ने के लिए पीडीएफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मन नहीं लगता अगर जब तक कोई बताता नहीं किसी चीज़ को। तो उसी बताने के क्रम में ही मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ आपके सामने। अब हम बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पार्ट 3, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। जिस सब्जेक्ट में आप पीजीटी देने जा रहे हैं, उसका सिलेबस अलग-अलग दिया हुआ है, और सिलेबस देते ही बता रहा है कि इसमें 120 मार्क्स का पूरा ये पेपर होगा, ये पार्ट होगा, और इसमें मिनिमम 40% आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, 40% वाला मामले को। अब हम सीधे बात करते हैं कि पीजीटी हिंदी का क्या सिलेबस है। आप देखेंगे यहाँ पर अलग-अलग विषयों का सिलेबस। सबसे पहले मैथ का शुरू है, तो हम देखते हैं पीजीटी हिंदी का। और पीडीएफ आप जब देखेंगे तो इसमें 33 नंबर पेज पर पीजीटी हिंदी के बारे में चर्चा की गई। ठीक है? तो देख लेते हैं कि सिलेबस कैसा है। क्या यूपी टीजीटी पीजीटी की तरह है या फिर अलग ढंग का है। जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। पीजीटी हिंदी का सिलेबस बहुत ही अलग ढंग का है। ठीक है, आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं पाठ्यक्रम हिंदी का, और शुरू में ही यहाँ पर लिख दिया गया है कि एनसीईआरटी पाठ्यचर्या में निहित अवधारणा और विषय वस्तुओं के अनुरूप एवं एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में निहित पाठ्यक्रम पर आधारित। तो अब यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि पूरा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर आधारित है, उसकी अवधारणा पर, उसके विषय वस्तुओं के अ, अनुरूप और पाठ्य पुस्तकों में निहित पाठ्यक्रम पर पूरा आधारित है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम।
जो कि LDC 2022 यहाँ पर आप देख रहे हैं हाथ से लिखा गया है पर आधारित है। तो इसका मतलब है कि जो भी विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय में पहले से पढ़े होंगे या फिर CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे, उनके लिए तो ये सिलेबस अच्छा होगा, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो अलग-अलग स्टेट के बोर्ड से पढ़े होंगे, उनके लिए थोड़ा-सा ये सिलेबस कठिन हो सकता है। उनके लिए एक तरीके से दोहरी मेहनत हो सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये पाठ्यक्रम कैसा है, कौन-कौन सी पुस्तकें लगी हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1, आरोह जो कि केंद्रीय विद्यालय CBSE बोर्ड में अगर आप पढ़े होंगे तो इन पुस्तकों का नाम देखे होंगे। तो आरोह भाग 1 जो कि NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। चाहें तो इस इन पुस्तकों को आप खरीद सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं CBSE के वेबसाइट पर जाकर या फिर NCERT की वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इस पुस्तक को आपको ध्यान में रखना है। अभी तक आप सामान्य तौर पर PGT हिंदी के सिलेबस इत्यादि को देखते थे, लेकिन यहाँ पर पहले से ही स्पेशली बता दिया गया है कि कौन-सी इसमें पुस्तक रहेगी। ठीक है? आरोह भाग 1 इसमें गद्य खंड दिया गया है। गद्य खंड में प्रेमचंद, नमक का दारोगा, कृष्णा सोबती, मियां नसीरुद्दीन दीन, सत्यजीत राय, अपू के साथ 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त, विदाई संभाषण, शेखर जोशी, गलता लोहा, मनु भंडारी, रजनी, कृष्णचंदर, जामुन का पेड़, जवाहरलाल नेहरू, भारत माता। इस चैनल पर मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, तो NCERT पर आधारित मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था और उस समय इसलिए बनाया था कि बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं और अलग-अलग स्टेट के बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो वो NCERT को उतना नहीं पढ़ते होंगे, तो हमने एक गाइडलाइन के थ्रू बनाया था। लेकिन देखिए यहाँ पर कि NCERT पर आधारित ही पूरा सिलेबस दे दिया गया है। तो गद्य खंड के अंतर्गत देखिए 8 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 8 लेखकों की रचनाओं को दिया गया है, लेखकों को दिया गया है, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। अगला खंड है काव्य खंड। काव्य खंड में दिया गया है कबीर, हम तो एक-एक करि जाना, मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भवानी प्रसाद मिश्र, घर की याद, त्रिलोचन, चंपा काले-काले अक्षर नहीं चीन्हती, दुष्यंत कुमार गज़ल है, अक्क महादेवी, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह पास, सबसे खतरनाक, निर्मला पुतुल, आओ मिलकर बचाएं। ठीक है? तो इसके लिए जो सहायक पुस्तक है वितान भाग 1 जो कि NCERT द्वारा प्रकाशित है। ठीक है? तो ये पुस्तक आप खरीद सकते हैं। तो आप देख रहे हैं गद्य खंड के लिए अलग पुस्तक है और पद्य खंड के लिए अलग पुस्तक है। अब ये कठिन चीज़ उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं कि कोई एक पुस्तक मिल जाए जिससे कि वो संपूर्ण तैयारी कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस है और जो उसका पाठ्यक्रम है और उसमें लगी हुई जो पुस्तकें हैं वो अलग-अलग ढंग की हैं। आपको बिना खरीदे इसकी तैयारी नहीं कर पाएँगे क्योंकि ये दिया गया है तो इसमें से अंदर से सवाल भी पूछा जाएगा। ठीक है? जैसे कई बच्चे राजस्थान का एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पर भी इस तरीके से कुछ स्पेसिफ़िक बुक्स लगी हुई हैं विशेष किताबें लगी हुई हैं जिनसे कि सवाल प्राय परीक्षाओं में आते रहते हैं, अंदर से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए कुमार गंधर्व, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को भी पढ़ना है। अनुपम मिश्र, राजस्थान की रजत बूँदें, बेबी हलदार, आलो आधरी भी पढ़ना है आपको। ठीक है? इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दूसरा इधर खंड दिया हुआ है आरोह भाग 1 भाग 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं आरोह भाग 1 है, यहाँ पर है आरोह भाग 2 ये भी सब NCERT से है। इसका भी काव्य खंड दिया गया है। काव्य खंड के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, एक गीत, आलोक धनवा, पतंग, कुंवर नारायण, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, रघुवीर सहाय, कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह, उषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग। तो आपने इधर देखा अ, जो आरोह भाग 1 में भी काव्य खंड है, आरोह भाग 2 में भी काव्य खंड है जो कि अलग-अलग रचनाकारों को आप देख रहे हैं। खंड 1 में पुराने कवियों के बारे में भी है और नए कवियों के बारे में, खंड 2 में ज़्यादा नए कवियों के बारे में दिया गया है। लेकिन यहाँ भी पुराने कवियों के बारे में है, जिसमें आप देख रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास का कवितावली है उत्तरकांड से, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप, फिराक गोरखपुरी,
रुबाइयाँ, उमा शंकर जोशी का है छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, गद्यखंड भी दिया गया है इसमें, माधवी वर्मा का भक्तिन पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, परशुनाथ रेणुका पहलवान की ढोलक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी आपको पढ़ना है इसमें, उनकी जीवनी जो है। और उसके अंतर्गत जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर जो अम्बेडकर का विचार है वो, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ठीक है। इसके लिए सहायक जो पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं, वितान भाग 2, यानी कि आरोह और वितान, ये दोनों ऐसी पुस्तकें हैं जो कि आपके पास अब निश्चित तौर पर होनी जरूरी है, ठीक है। इसी में दिया गया है मनोहर श्याम जोशी, सिल्वर वेंडिंग, आनंद यादव, जूझ, ओम थानवी, अतीत में दबे पांव। तो आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2, वितान भाग 1, वितान भाग 2 जैसी किताबें अब आपके पास बहुत रहनी जरूरी है। अभी तक हम किसी वन लाइनर किताब के ऊपर निर्भर रहा करते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं सिलेबस को देखने के बाद कि आपको पूरा एनसीईआरटी पर आधारित किताबों को ही खरीदना पड़ेगा। खासतौर से आरोह और वितान, ये दोनों किताबें काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आगे कुछ व्याकरण संबंधित भी चीजें दी गई हैं, जिसमें कि बिंब है, अलंकार है, छंद है, काव्य रूप। तो ये तो सामान्य तौर पर आप किसी भी हिंदी व्याकरण की किताब से देखकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अ, अ, साहित्य, हिंदी साहित्य व्याकरण एनसीईआरटी में ही बुक आती है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं उसमें आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसमें टेलीग्राम चैनल में एनसीईआरटी का ये 11वीं के बुक में लगा हुआ है, साहित्य शास्त्र करके नाम है उसका। तो उसमें बिंब, अलंकार, छंद, काव्य रूप आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दिया गया है कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, ठीक है। पद तथा पदक्रम, संज्ञा, संज्ञा भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम भेद, विशेषण और विशेषण भेद। तो ये तो पूरा व्याकरण का दिया हुआ है, किसी भी किताब में पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रविशेषण, क्रिया एवं क्रिया भेद, वाच्य, अव्यय एवं अव्यय भेद, निपात। खासतौर से ये जो पूरा पार्ट है इसको आप हरदेव बहारी की किताब से पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास अगर वासुदेव नंदन की किताब होगी तो उसको भी आप देख सकते हैं। दोनों में से कोई एक किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। व्याकरण में ही आगे पढ़ना है शब्द भंडार और शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशज, संकर। तो ये शब्द भंडार के अंतर्गत है। रचना के आधार पर, मूल्यारूढ़ शब्द, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। तो सामान्य तौर पर इनको आप देख रहे होंगे, आप पढ़े भी होंगे पहले, ठीक है। अर्थ के आधार पर क्या है, पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द। तो ये हिंदी व्याकरण का पूरा पोर्शन दिया गया है। इसके लिए मैंने व्याकरण की 2 किताबों के बारे में भी बात किया, वहां पर देख सकते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में ही देखिए कुछ नया सीखने के लिए इसमें यहाँ पर मिला है कि शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। पहला स्रोत या उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, विदेशज इत्यादि आते हैं। रचना के आधार पर ऋण, यौगिक, योगरूढ़ है। और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए कि शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण या फिर जो हमारा शब्द भंडार है, वोकेबलरी है, वो 3 टूल्स पे आधारित है, स्रोत, रचना और अर्थ के आधार पर। फिर शब्द का निर्माण है, यहाँ पर देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द पर आधारित है, जिस पर कि इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तीसरा पार्ट यहाँ पर दिया गया है अभिव्यक्ति और माध्यम, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित बुक है, ठीक है। उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, खरीदना है आपको, अभिव्यक्ति और माध्यम, ठीक है। तो इस पुस्तक को खरीद लीजिए, जिसके अंतर्गत दिया गया है जन संचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता,
नाटक लिखने का व्याकरण, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो आप देख रहे हैं कि ये सिलेबस कितना मौलिक ढंग का आपके सामने आ गया है और ये पुस्तकों पर आधारित है। 3 मुख्य पुस्तकों के बारे में यहाँ पर मैंने चर्चा किया, जिसमें कि आरोह नाम की पुस्तक है जिसके कि दोनों भागों को आपको खरीदना है। इसके बाद वितान है जिसके दोनों भागों को खरीदना है। व्याकरण के लिए मैंने बताया साहित्य शास्त्र बुक जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अलग से व्याकरण पढ़ने के लिए 2 बुक्स का मैंने ज़िक्र किया, उसको ध्यान में आपको रखना है। और अ, अभिव्यक्ति और माध्यम की नामक एक बुक खरीदना है जो कि एनसीईआरटी पर है, ठीक है? तो इन 4-5 किताबों को आपको विशेष तौर पर खरीदना ही पड़ेगा अगर इस परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो। आगे अ, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक में दिया गया है कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय। तो ये थोड़ा-सा क्रिएटिव ढंग का यहाँ पर आपको सिलेबस देखने का मौका मिल रहा है। ये सिलेबस बिल्कुल यूपी टीजीटी, पीजीटी से अलग है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा अलग रणनीति के तहत अध्ययन करना पड़ेगा। तो 2-3 किताबें आपको एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेंगी। तो उम्मीद है कि केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसके सिलेबस से भली-भाँति परिचित हो गए होंगे। इसका सिलेबस 3 पार्टों में बँटा हुआ है। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से संबंधित चीज़ें थीं। पार्ट 2 में एजुकेशन और लीडरशिप और पार्ट 3 में पूरा ये विषय था आपका हिंदी विषय और हिंदी विषय का पाठ्यक्रम क्या है, उसके बारे में हमने पूरा विस्तार से बताने का प्रयास किया है। एक परिचय आपको करवाया है, ठीक है? आप और किताबों के बारे में बताया कि कौन-कौन सी किताबें आपको खरीदनी ज़रूरी हैं, जिससे कि आप अंदर तक के क्वेश्चन्स आएँगे तो आराम से हल कर पाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे और अपने मन में बैठा लिए होंगे कि केंद्रीय विद्यालय केवीएस की तैयारी करते समय हमें इस तरीके के पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ेगा और प्रश्न कैसे पूछे जाएँगे, उसको आप समझ रहे होंगे धीरे-धीरे। जो बच्चे जैसे सीयूईटी इत्यादि की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें हमने उनको अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक को पढ़कर जनसंचार, पत्रकारिता इत्यादि के बारे में कई वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, यहीं से किया था उसको देखकर, ठीक है? तो लगातार जुड़े रहिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हम बातचीत करते रहेंगे, आपका मनोबल बढ़ाते रहेंगे, बाकी चीज़ें तो आपको करना है, हमें तो केवल रास्ता बता देना है और उस रास्ते पर बाएँ चलना है कि दाएँ चलना है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है? तो अ, आप इस पाठ्यक्रम को देख लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए भी और सब्सक्राइब के अलावा कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि मेरी बात आप सभी तक ठीक से पहुँच पाई है कि नहीं। तो उम्मीद है कि पहुँच गई होगी बात, तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।